स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए जनता दल यूनाइटेड एआईएमआईएम के 5 विधायकों को क्या अपनी पार्टी में शामिल करवाने जा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर जमकर चल रही है चर्चाएं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों नीतीश कुमार से अचानक हो रही मुलाकात को लेकर भी पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नीतीश के बेटे की लॉन्चिंग के मामले को लेकर भी नई जानकारी आई है। दोस्तों राहुल गांधी का आरोप निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का हथियार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे इस पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब दिया गया। दोस्तों योगी सरकार को जमकर एक्सपोज करने वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को अचानक से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस थाने को तब्दील कर दिया गया छावनी में। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और मायावती के बाद अब अखिलेश यादव ने भी ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। दोस्तों इसी के साथ में शशि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड को ठुकराया। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर एआईएमआईएम पार्टी के नेता और विधायक या तो जेडीयू में या आरजेडी के अंदर जाने वाले हैं, ये बात लगभग तय दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से खबर सामने आती है कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से आगे निकलने के प्रयास को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत कर आए हैं दोस्तों। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड अपना नंबर बीजेपी से आगे बढ़ाने के लिए अन्य अलग अलग पार्टियों के विधायकों को साथ में लाने को लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का प्रयास कर रही है दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आया 8 दिसंबर को एआईएमआईएम के 5 में से 3 विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। इसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान, उनके साथ में मोहम्मद मुर्शीद आलम और सरवर आलम भी शामिल थे दोस्तों। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से मुलाकात करके वापस लौटे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल सकता। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, वो हमारे राजनीतिक गुरु है। यानी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद उनको राजनीतिक गुरु बताया गया दोस्तों। सीमांचल एरिया के सीनियर जर्नलिस्ट पंकज भारतीय कहते हैं कि एआईएमआईएम के विधायक को पता है कि विपक्ष में रहकर अपने एरिया का विकास नहीं कराया जा सकता। काम कराने के लिए सत्ताधारी दल के साथ में आना पड़ेगा, सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाए। वो बाहर से भी रहकर सरकार को अगर समर्थन देंगे तब भी उससे कोई विकास नहीं होगा। उनके क्षेत्र का जो वो दावा करते हैं विधायक की अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। सीमांचल के विकास पे नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर सीमांचल के विकास का वादा नीतीश कुमार करते हैं तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम समर्थन करेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड समर्थन तभी लेगी जब एआईएमआईएम के सारे विधायक जनता दल यूनाइटेड में चली जाएगी दोस्तों। ऐसे में आलम के द्वारा यह बयान देना कि नीतीश कुमार को लेकर वो एहसान फरामोश नहीं हो सकते, इस पर अचानक से एआईएमआईएम के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि ये जो बयान आलम ने दिया है उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई सियासी अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बयान दूर तक असर देकर गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 में से 4 विधायकों ने ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा दोस्तों। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ में कई घंटे तक बातचीत हुई है और उसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि ये सारे लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू जिसके पास 85 विधायकों का समर्थन है दोस्तों, वो चाहता है कि बीजेपी को पीछे करके भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन जाए। ऐसे में जेडीयू के 85 को अगर एआईएमआईएम के 5 और विधायकों का समर्थन मिल जाएगा दोस्तों तो पार्टी 90 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और राज्य के अंदर बीजेपी जो दबाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, वो दबाव भी बीजेपी का नहीं चल पाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार की जो तैयारी है और कई घंटों तक लगातार बैठक के बाद विधायक का यह कहना, मुर्शीद आलम का यह कहना कि नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है दोस्तों। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन बेशक जेडीयू और एआईएमआईएम के लोग कर रहे हैं, लेकिन संकेत बहुत ज्यादा गंभीर है परिवर्तन के। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर एआईएमआईएम को लेकर भी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि उनके विधायक जीतकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो फायदा क्या है वोट देने का। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पहले पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओर से एक बयान जारी किया गया। कहा गया कि भारत की जनता ये 3 बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। पहला ये कि जो प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग से संबंधित चयन चुनाव की समिति से क्यों बाहर दिखाया गया रास्ता। यानी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर, उनके चुनाव को लेकर जो 3 लोग बैठते थे उसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के साथ में प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस मौजूद रहते थे दोस्तों। लेकिन चीफ जस्टिस को हटाकर एक मंत्री का नाम ऐड कर दिया गया, यानी मोदी और शाह के साथ राहुल गांधी बैठकर चयन समिति में नाम तय करते हैं, जिससे साफ तौर पर सरकार अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर को चुन लेती है। पहला सवाल तो यही है कि नियम में क्यों बदलाव किया गया, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अमित शाह का नाम ऐड करवाया गया। दूसरा यह कि 2024 के चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग को लगभग पूरी कानूनी सुरक्षा क्यों दी गई। तीसरा यह कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट करने का आदेश क्यों आया। जो पहले 1 साल के लिए रखा जाता था सीसीटीवी का फुटेज, उसे इतनी जल्दी डिलीट करने के लिए क्यों बोला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब एक ही है कि निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का औजार भाजपा ने बना दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
विपक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेरते हुए सदन के अंदर नजर आए दोस्तों, और अमित शाह के साथ तो काफी तीखी बहस भी हो गई थी राहुल गांधी की। ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। दरअसल ये व्यक्ति है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। दरअसल हुआ ये कि उनको अचानक से चलती ट्रेन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए 1989 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके 1992 बैच के उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बलिया, फिरोजाबाद समेत 10 जिलों के एसपी रहे और खुफिया, सतर्क और भ्रष्टाचार निरोधक और पुलिस प्रशिक्षण के कई कार्य उन्होंने किए दोस्तों। योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह यादव से इनके जोरदार टकराव की खबर सामने आती रहती थी। मुलायम सिंह यादव से भी इनका काफी आपस में टकराव होता रहा दोस्तों। मुलायम सिंह यादव पर इन्होंने आरोप लगाया था कि उनको धमकाया गया, हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव को उस मामले पर छोड़ दिया गया और जांच में सब कुछ गलत पाया गया दोस्तों। हालांकि मुलायम सिंह यादव के साथ टकराव था, इसके बावजूद आईपीएस की नौकरी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में इनको काम भी मिल रहा था और समाजवादी पार्टी की इन्होंने हमेशा तारीफ की इस बात को लेकर की बेशक टकराव था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस तरीके की कार्रवाई नहीं की या फिर उनको नौकरी से निकालने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन 2021 में योगी सरकार ने ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया दोस्तों, यानी अमिताभ ठाकुर को रिटायर कर दिया दोस्तों। कारण यह था कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कई सारे मामले को लेकर बीजेपी सरकार के नाक में दम कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग में 369 करोड़ रुपए के टेंडर के घोटाले का आरोप लगाया था दोस्तों। और कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के एक नेता के ऊपर, मंत्री के ऊपर दलित समाज के लोगों के जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया था और ऐसे कई सारे आरोप सबूतों के साथ में लाकर लगा रहे थे, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही थी दोस्तों। और फिर अचानक से अब यह खबर सामने आती है कि 1999 के देवरिया वाले मामले को लेकर 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद उनको बीते दिन ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। यानी चलती ट्रेन से अचानक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कोतवाली परिसर के अंदर छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया दोस्तों। यानी भारी पुलिस लगा दी गई, यानी इस तरीके से गिरफ्तार किया गया अमिताभ ठाकुर को जैसे कोई बहुत बड़े विलन, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया है। 1999 का अपराध उनके ऊपर बताया जा रहा है दोस्तों। दावा किया गया है कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1999 में एसपी रहते हुए देवरिया के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि दिलवा दी थी। यानी वो भ्रष्टाचार का मामला 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और अब गिरफ्तारी कर ली गई। इससे पता चलता है कि अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार आईपीएस अधिकारी बीजेपी सरकार को कितना खटक रहे हैं दोस्तों की अचानक से इस तरीके से गिरफ्तारी की गई चलती ट्रेन में, जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी गतिविधि में नाम शामिल हो। अगर आप भी मानते हैं कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार को एक्सपोज करने वाले अमिताभ ठाकुर को हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जाए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की सभी विकसित देश जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, जबकि हमारे देश में ईवीएम चल रहा है। ईवीएम पर सवाल तो बनता ही है। जर्मनी कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ईवीएम में वोटिंग हुई तो असंवैधानिक माना जाएगा। तो बीजेपी वाले ईवीएम से वोटिंग क्यों करवा रहे हैं? ईवीएम हटाने में भाजपा वालों को क्या दिक्कत है? यानी जिस ईवीएम को लेकर भाजपा के कई सारे नेता पहले बवाल किया करते थे दोस्तों, आज बीजेपी के लोग ईवीएम हटाने की बात चलती है तो ईवीएम को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि ईवीएम से उनकी जीत हो रही है। तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पहले बहन कुमारी मायावती ने 2 दिन पहले सवाल उठाया था, फिर अखिलेश यादव ने बीते दिन ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है, तो इससे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट धीरे धीरे करके बनता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि सारी पार्टियों को, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को सारे मुद्दों को छोड़कर असली मुद्दों पर आना चाहिए कि आखिर चुनाव किस तरीके से कराया जाए, क्योंकि ईवीएम पर अब लोगों का भरोसा पूरी तरीके से डगमगा चुका है। तो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बेशक मतगणना में 2 दिन 3 दिन भी लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग रिजल्ट के लिए इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक से रिजल्ट लाने यानी जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ईवीएम के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये ज्यादा गंभीर है। अगर आप भी मानते हैं कि लोग नतीजा जानने के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, जब पूरा चुनाव प्रक्रिया इतने महीनों में होता है, जैसा मायावती जी ने बोला कि जब चुनाव इतने दिनों में होता है, प्रक्रिया इतना लंबा होता है, तो फिर मतगणना में कुछ समय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की मतगणना जल्दी कराने की, किसको जल्दी है, किसका ट्रेन छूट रहा है? सब चाहते हैं कि वोट अच्छे से हो, लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया पर बने रहे और मतगणना में बेशक टाइम लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। लोग 2 दिन 3 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एकदम बात सही है, मतगणना के लिए लोग कितना भी इंतजार कर सकते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद बने शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के अलग कमान को लेकर नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में गुपचुप बैठकें कर रहे हैं दोस्तों, और बीजेपी के समर्थन में हर तरीके के कर्मकांड करने में लगे पड़े हैं। ऐसे में एक बार फिर से शशि थरूर जमकर लोगों के निशाने पर है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि शशि थरूर को एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन HRDS की ओर से एक अवार्ड देने के लिए नामित किया गया। यानी HRDS नाम की एनजीओ ने वीर सावरकर अवार्ड शशि थरूर को देने का फैसला लिया दोस्तों। जैसे ही ये जानकारी मिली कि शशि थरूर को
अवार्ड मिलेगा। शशि थरूर ने कहा कि वो वीर सावरकर अवार्ड नहीं लेंगे। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं ये अवार्ड नहीं लेने जा रहा हूं, मुझे इसके बारे में केरल में रहते हुए मीडिया रिपोर्ट से ही जानकारी मिली है, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके का अवार्ड देने की चर्चा है। हालांकि अवार्ड देने वाले संस्थान और एनजीओ ने कहा कि हमने तो पहले ही उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको अवार्ड देना है तो आप हमें अवार्ड दे सकते हो, लेकिन अब अवार्ड लेने से मना कर रहे हैं शशि थरूर। दोस्तों ऐसे में शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते बीजेपी के साथ में इलू इलू कर रहे हैं, यानी भाजपा के साथ में राजनीतिक करीबियां दिखा रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड भी ले ही लेना चाहिए। और वैसे भी भाजपा के साथ अगर भाजपा के करीबी दिखाई देंगे तो उनके लिए यही बहुत बड़ा अवार्ड होना चाहिए, नोबेल प्राइज इसी को मानना चाहिए उनको। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो थोड़ी बहुत इज्जत शशि थरूर की लोगों के मन में थी वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर इनकी छवि थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी के नेताओं से ज्यादा इनका इंटेलिजेंस है, आईक्यू है। बीजेपी के लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, शशि थरूर एक अलग लेवल के नेता है, पढ़े लिखे नेता है और भाजपा में उनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन वो बीजेपी के साथ आजकल अपनी करीबियां दिखा रहे हैं। कारण यह है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आला कमान पर दबाव बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान ने शशि थरूर पर अब ज्यादा कोई चर्चा करने से मामले को टाली रखा है। दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी आला कमान कोई चर्चा करता भी नहीं है, शशि थरूर को तय करना है कि वो कांग्रेस के संग रहेंगे या भाजपा के साथ जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू के प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले दुपट्टे यानी अंग वस्त्रम की बिक्री में घोटाला सामने आया है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टे की जगह लगातार 100% पॉलिस्टर के दुपट्टे सप्लाई कर दिए। दोस्तों यानी लोगों को बोला गया कि उनको सिल्क का दुपट्टा मिलेगा, लोगों ने सोचा कि प्रीमियम कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है तो ज्यादा पैसा दे देते हैं, यानी जो 350 रुपए का पॉलिस्टर वाला कपड़ा मिलता है दोस्तों वो 1300 रुपए का बेचा गया, यानी सिल्क का बताकर लोगों को दुपट्टा बेचा गया पॉलिस्टर का। और 2015 से 25 तक ये धंधा चलता रहा। दोस्तों पिछले 10 सालों में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को 350 रुपए का दुपट्टा 1300 रुपए में बेचने के कारण बहुत फायदा मिला। दोस्तों यानी भ्रष्टाचार का एक और सीधा सा एग्जाम्पल सामने आया है, उदाहरण सामने आया है। तेलुगु देशम पार्टी की राज्य में सरकार है, भाजपा के साथ में केंद्र में गठबंधन में है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या अब मंदिरों के अंदर भी इस तरीके का खुलेआम भ्रष्टाचार चलेगा, लोगों को लूटा जाएगा? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कम हो गया है, खासकर गोदी मीडिया वाले इस तरीके का माहौल बनाते हैं और जो कुछ अंधभक्त होते हैं वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। दोस्तों लेकिन सोचिए कि मंदिर के अंदर जो दुपट्टा है उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलकर चल रहा है, 10 साल से चल रहा है और 10-12 साल से बीजेपी की सरकार है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगामी जर्मनी की यात्रा को लेकर जो जानकारी दी है दोस्तों, इस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। कंगना रनौत के साथ साथ संजय जायसवाल समेत बीजेपी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने फिर साबित कर दिया है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी नहीं है। यानी राहुल गांधी जो एलओपी है उसका मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है, यानी वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच में जर्मनी जा रहे हैं, जो 5 दिन और राहुल गांधी संसद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पर बीजेपी के नेताओं का कोई बयान नहीं है। दोस्तों उन्हें लग रहा है कि जर्मनी राहुल गांधी घूमने के लिए जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी बताकर डंके की चोट पर जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी में राहुल गांधी के कुछ बड़े कार्यक्रम है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थक लोग जो अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे और कार्यक्रम भी है। यूरोप के विभिन्न देशों में आईओसी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आईओसी ने इस दौरान पार्टी के वैश्विक संवाद को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दोस्तों आईओसी ने कहा कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। जब सबको पता है कि राहुल गांधी प्रवासियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं तो भाजपाइयों को दर्द क्यों हो रहा है? दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी वालों को लगता है कि राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो घूमने के लिए जाते हैं, जबकि भाजपा वालों को कौन समझाए कि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है वो भी कांग्रेस पार्टी का एक डिपार्टमेंट है, एक हिस्सा है, जो दुनिया भर में रहने वाले जो भारतीय है ओवरसीज के लोग हैं उनसे बातचीत करता है और कहीं ना कहीं भारत को लेकर एक जो दृष्टि है लोगों की उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी विदेश में रहने वाले भारतीयों से भी बातचीत करते हैं, तो ऐसे में भाजपा वालों को क्या दिक्कत है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइंस फेल हो गई तब सरकार ने क्या किया? कैसे फ्लाइट्स की टिकट की कीमत 4-5 हजार से बढ़कर 30-30 हजार तक पहुंच गया? अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया? आपने क्या कार्रवाई की? केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा गया। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिवीजन बेंच जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है और जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं
हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी यानी जबरदस्ती का रिटायर्ड करवाए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय बताते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट किसने डिलीट किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस ऐसा कर रही है? ये सवाल काफी गंभीर है। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के एक संदेश से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं वो संदेश जो का त्यों पोस्ट कर रहा हूं जो अमिताभ जी की पत्नी नूतन जी की ओर से भेजा गया है। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि उनकी पत्नी ने जो पोस्ट किया है, जो संदेश भेजा है, वो कुछ इस प्रकार है। अमिताभ जी लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर के अंदर यानी शाहजहांपुर के आसपास कई लोगों ने ट्रेन में जबरदस्ती उनको ट्रेन से नीचे उतारा और कुछ लोगों ने बिना बताए उनको नीचे उतारकर ट्रेन के अधिकारियों से संपर्क करने पर मात्र इतना पता चला कि 10 से 15 लोग आए थे और ये लोग सिविल ड्रेस में आए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि ये रातों रात अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर का ट्विटर अकाउंट कहां गया, ये सवाल है। अगर डिलीट या डिसेबल हुआ है तो किसने डिलीट या डिसेबल किया है? सवाल यह है दोस्तों कि अगर अमिताभ ठाकुर ने कुछ गलत किया है, एफआईआर 3 महीने पहले दर्ज की गई और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट करवाया गया? जो आरोप पुलिस वालों के ऊपर लग रहे हैं, इसका जवाब पुलिस प्रशासन के लोगों को देना पड़ेगा कि आखिर गिरफ्तारी के बाद ही क्यों अकाउंट डिलीट हुआ है। उन्हें अगर अरेस्ट किया गया तो किस मामले में अरेस्ट किया गया, इसका जवाब देना चाहिए। आखिर उनके परिवार को अभी कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बाबत इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अमिताभ ठाकुर लंबे समय से योगी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, ये बात भी सबको पता है। वे एसटीएफ चीफ से लेकर योगी सरकार और दफ्तर के कई लोगों को चुभ रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर योगी सरकार को लेकर कई सारे ऐसे आरोप लगाए उन्होंने और सबूतों के साथ में जानकारी दी, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोज होती जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में प्रधानमंत्री के चैम्बर में मुलाकात की है। दोस्तों ये बैठक मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी की सतर्कता आयोग की आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को लेकर की गई है दोस्तों। यानी सीआईसी और सीवीसी जो दो संस्थानें हैं, उनके अध्यक्षों के चयन को लेकर राहुल गांधी अमित शाह और मोदी के साथ में बैठे थे दोस्तों, और दोनों ने बैठकर अपने नामों का नाम आगे सुझा दिया। और राहुल गांधी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 3 जनों की इस कमेटी में अमित शाह और मोदी एक तरफ है और राहुल गांधी अकेले हैं, तो 2 वोट तो बीजेपी के पास है, 1 राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी ने विरोध जता दिया और वो इतना ही कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से सीआईसी और सीवीसी के चयन को लेकर कमेटी बनी हुई है, उसी तरीके का इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कमेटी बना दी गई है। इसमें मोदी और शाह दोनों मौजूद है। राहुल गांधी के साथ में 2 वोट बीजेपी वालों के पास है, 1 कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अब चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति को लेकर कुछ नहीं कर सकते। तो बैठक का भी कोई औचित्य रहता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जाते हैं औपचारिकता करने के लिए। साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं उन सब में बीजेपी का हाथ है। सपा के अध्यक्ष एक कार्यक्रम के सिलसिले में गौतम बुद्ध नगर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की सक्रियता से बीजेपी की नींद हराम हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कफ सिरप वाला मामला आया है, बुलडोजर का चालक चाबी लेकर बुलडोजर छोड़ के भाग गया। अब मुख्यमंत्री के पास न तो चालक है न चाबी है, बुलडोजर कोई चला ही नहीं सकता क्योंकि चाबी भी खो गई है। अखिलेश यादव ने पूछा कि पहले तो बुलडोजर से न्याय मिलता था, लेकिन अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कफ सिरप के मामले में सत्ताधारी दल के शीर्ष लोग शामिल है और सजातीय लोग इसमें शामिल है। जिससे जांच कराई जा रही है वह भी सजातीय है, यानी जो जांच कर रहा है वो भी सजातीय व्यक्ति है। एसटीएफ की जांच को लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमें जांच पर निष्पक्षता को लेकर कोई भी खास उम्मीद है नहीं। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं दोस्तों, उसमें विपक्ष काफी आगे है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 घंटे पहले एक वीडियो डाला गया था दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी के व्यूअर्स केवल 13,000 के आसपास व्यूज थे, यानी 13,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा था उनके मेन अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर। जबकि अखिलेश यादव को 40,000 लोगों ने देखा था दोस्तों, अमित शाह को 7 के लोगों ने, जबकि अखिलेश यादव को 46 के लोगों ने, यानी 46,000 लोगों ने देखा था। तो इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का जलवा है दोस्तों। और अखिलेश यादव की वीडियो काफी ज्यादा लोग देखते हैं, यानी मोदी और अमित शाह जो अपने आप को देश भर का नेता बताते हैं, देश भर के लोग अगर उनको सोशल मीडिया पर सुनने आएंगे तो उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा होता। लेकिन अखिलेश यादव जो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े नेता है दोस्तों, इसके बावजूद अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर देखने वालों का आंकड़ा तकरीबन 3 गुना 4 गुना ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह से। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर सिद्धू के तेवर तल्ख देखने को मिले दोस्तों। अमृतसर में आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग के ऊपर आरोप लगाया दोस्तों, और उन्होंने निलंबन को पूरी तरीके से अवैध बताते हुए कहा कि उनको तो पूरी पार्टी का समर्थन मिला हुआ है, इसीलिए उनको पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान भी उनसे खुश है। ऐसे में दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को लगता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है पंजाब कांग्रेस में कि वही
वही मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनेंगी। हालांकि ये सारे लोग सपने में है दोस्तों, इनको कोई अपने क्षेत्र में भी नहीं जानता है। और नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन भरोसे पर खड़े नहीं उतरे दोस्तों, और यहाँ तक कि जनता ने उनको कोई समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो अब कांग्रेस की पूरी उम्मीद इनसे टूट गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अलग थलग कर रही है। इन्हें दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया का प्रोग्राम करवाया गया। 150 करोड़ रुपए खर्च करके प्रवासी राजस्थान समारोह भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बीजेपी के कुछ नेताओं के सिवा कोई नहीं जानता दोस्तों, पार्टी के लोग भी नहीं जानते, और इसीलिए पर्ची मुख्यमंत्री के तौर पर उनको काफी चिढ़ाया जाता है। और पर्ची मुख्यमंत्री है, यही बड़ा कारण है कि वो बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, तब भी लोग उस तरीके से उत्साह दिखाते हुए नहीं आते। और खेलो इंडिया प्रोग्राम में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अंत में हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों की लोग देखने के लिए ही नहीं आए, पूरी तरीके से खाली पड़ी रही कुर्सियां। इससे पता चलता है कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अगर नेता की लोकप्रियता नहीं होगी तो वो कार्यक्रम फ्लॉप ही होगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद, जवाहर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।